इमेजिन करो एक स्टार्टअप फाउंडर, दिल में डर, हाथों में पिच टेक, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स। एक डील से उसकी लाइफ बदल सकती है। बट वेट, क्या ये शार्क टैंक इंडिया का स्पॉटलाइट सच में इंडियन स्टार्टअप्स को बदल रहा है या बस एक बड़ा पीआर तमाशा है? आज हम इसका इम्पैक्ट एनालाइज करेंगे, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और फेलिंग स्पीड। और एक बड़ा सवाल, जो प्रॉमिसेस सार्स में किए, क्या वो एग्जीक्यूट हुए? स्टिक अराउंड, क्योंकि कुछ पोस्टमार्टम भी आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि शार्क टैंक एंटरटेनमेंट है, तो थोड़ी देर में आपका माइंड ब्लोन होने वाला है, क्योंकि जहाँ कुछ बिजनेसेस शार्क टैंक पार्टनर्स के साथ भूल रहे हैं, वहाँ दूसरे सबके सामने टूट रहे हैं। तो शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि कौन सक्सीड हुआ और कौन फेल। पहले ये समझते हैं कि शार्क टैंक ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे बदल दिया। याद है 2021 जब सोनी टीवी ने अनाउंस किया वो शार्क टैंक को इंडिया ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो बस यही चर्चा थी। पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन गया। अचानक से बिजनेस पिचेस केबीसी या इंडियन आइडल जितने एक्साइटिंग हो गए। हर कोई अपने घर में मैं 5% इक्विटी के लिए 50 लाख मांग रहा हूँ। यहाँ तक कि बच्चे भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा था। मेरी 10 साल की कॉजिन ने तो अपना नींबू पानी की स्टॉल के लिए बिजनेस प्लान बना दिया था। वैल्यूएशन 2 करोड़ रीजन, क्योंकि मैं नींबू में स्पेशल मसाला डाला। शार्क टैंक इफेक्ट दोस्तों। पर सीरियस बात करें तो इस शो ने कुछ कमाल कर दिखाया। इसने स्टार्टअप कन्वर्सेशन को आम लोगों तक पहुंचा दिया। पहले स्टार्टअप फंडिंग सिर्फ IIT IIM ग्रेजुएट्स के लिए थी। अब शार्क टैंक ने दिखाया कि जबरदस्त आइडिया किसी को भी आ सकता है, चाहे वो बेंगलोर से हो या बेलगांव से। सिर्फ पहले सीजन में ही 85,000 एप्लीकेशन, दूसरे सीजन में नंबर्स और भी बढ़ गए। वैल्यूएशन शब्द हमारे रोज की वोकैबुलरी में आ गए और इन्वेस्टर्स मीटिंग्स जो पहले बंद दरवाजों के पीछे होते थे, अचानक से पब्लिक एंटरटेनमेंट बन गए। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, क्या ये टीवी के चमक असली सस्टेनेबल बिजनेसेस में बदली या ये सिर्फ 15 मिनट्स की शोहरत थी? चलो पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। कुछ बिजनेसेस सच में शार्क टैंक के बाद चमक गए, जैसे कि इंस्टीट्यूट। ये पोर्टेबल यूरिनेशन डिवाइस सीजन 1 में आया था। याद है उनका पिच? नमिता थप्पड़ और अमन गुप्ता ने इन्वेस्ट किया था। आज उनकी सेल्स शार्क टैंक के बाद 300% बढ़ गई है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 15,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा दिया है पूरे भारत में। या फिर ब्लू पाइन फूड्स, फ्रोजन मोमोज कंपनी, अनफर्म मीटर का इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वो 20 टाउन से बढ़कर 100 से ज़्यादा टाउन्स में पहुंच गए सिर्फ 18 मंथ्स में। उनका मंथली रेवेन्यू 40 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ हो गया। आपने नोटिस किया क्या? शार्क टैंक के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस वो नहीं है जो दिखने में सबसे ज्यादा चमकदार थे, बल्कि वो है जिनके पास सॉलिड यूनिट इकोनॉमिक्स और क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज थी। जो शार्क्स हमेशा बोलते रहते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू, वही सबसे जरूरी निकला। और पता है क्या इंटरेस्टिंग बात है? जो बिजनेसेस आज सफल है वो टीवी अपीयरेंस का जश्न बनाने में नहीं, बल्कि कैमरास बंद होने के बाद भी दिन रात मेहनत करने में लगे रहे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ पिक्चर का चमकदार पहलू दिखाया है, हकीकत जानना जरूरी है, क्योंकि शो के कुछ सबसे पॉपुलर पिक्चर्स आज अपने दरवाजे खुले रखने के लिए भी जूझ रहे हैं। अब वो बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो शख्स ग्लैमरस सेट पर हैंडशेक करते हैं वो डील्स असली में होती भी है। मेरे रिसर्च के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया में अनाउंस होने वाले डील्स में से 40% डील्स डाई डिलीजेंस के बाद कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुई। हाँ, आपने सही सुना, 40%। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं। बिहार सीजन 1 का हेड एंड हॉट एजुकेशन, उन्हें असली ड्रॉवर से 50 लाख की डील मिली थी। सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन वीडियोस वायरल हो गए थे। लेकिन क्या हुआ? 6 महीने के बाद डाई डिलीजेंस के दौरान डील चुपचाप टूट गई। या फिर स्कीपी आइस पॉप्स, वो मेमोरेबल पिच
फाउंडर्स ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि एक्चुअल फंडिंग अमाउंट टीवी पर दिखाए गए अमाउंट से काफ़ी कम था। मतलब टीवी पे दिखता है आई डू मूवमेंट, लेकिन पर्दे के पीछे प्री न्यूट्रल एग्रीमेंट पर इतनी बातचीत होती है कि कपल्स अलग हो जाते हैं। मजाक को एक तरफ रखकर असली चिंता ये है, कई स्टार्टअप्स को मैं शार्क टैंक कर्स कहता हूँ, यानी वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, ऑर्डर्स अचानक बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने ऑर्डर्स को पूरा करने की कैपेसिटी नहीं होती। जैसे टेड्स फूड्स चिप्स ब्रांड, उनका एपिसोड आने के बाद उन्हें 72 आवर्स में 70 लाख के ऑर्डर्स मिले। अच्छी खबर है ना, लेकिन वो इतना इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाए, कस्टमर्स डिले से नाराज हो गए और उनकी रेटिंग्स गिर गए। अब बात करते हैं शो के फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि एंटरटेनमेंट और हकीकत में जमीन आसमान की फर्क है। पहली प्रॉब्लम, वैल्यूएशन इन्फ्लेशन। टीवी पर अच्छा लगता है जब फाउंडर कहता है मेरी कंपनी की कीमत 100 करोड़ है, लेकिन ये इन्फ्लेटेड वैल्यूज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। असली स्टार्टअप दुनिया में इंडिया में एवरेज सीड स्टेज वैल्यूएशन 10 to 20 करोड़ के बीच होती है, लेकिन शार्क टैंक पर एवरेज वैल्यूएशन 3 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिक नंबर्स बेटर टेलीविजन बनाते हैं। आपने देखा होगा कि शार्क्स अक्सर लड़ते हैं कि कौन इन्वेस्ट करेगा, लेकिन हकीकत में इन्वेस्टर्स अक्सर साथ मिलकर काम करते हैं। शो आर्टिफिशियल कंपटीशन क्रिएट करता है, जिससे लगता है कि फंडिंग एक गेम है, ना कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दूसरी बड़ी गड़बड़, टाइमलाइन का धोखा। शो में डिसीजंस मिनट्स में होते हैं, असली दुनिया में फंडिंग राउंड्स में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं, मीटिंग्स, डाई डिलिजेंस और नेगोशिएशंस में। और आपने नोटिस किया है कि शो सीजन्स के बिजनेस को ट्रैक क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ उतनी एक्साइटिंग नहीं है जितना ड्रामेटिक पिक्चर्स। लेकिन ठहरो, अभी आपको बताता हूँ कि प्रीवियस कॉन्टेस्टेंट्स ने डील के बाद क्या क्या रिवील किया। कई फाउंडर्स ने बताया कि इस शो के बाद शार्क से एक्चुअल बिजनेस एडवाइस बहुत कम मिलती है। एक फाउंडर ने कहा हमारे डील क्लोज होने के बाद 1 मंथ में हमारे साथ 2 बार हमारे इन्वेस्टर से बात करने का मौका मिला। ज्यादातर उनका टीम सब हैंडल करती है। एक और दिलचस्प रिविलेशन, शार्क्स की पोर्टफोलियो टीम्स अक्सर ओवरलोडेड होती है। डजन्स ऑफ शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट्स और उनकी एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ हर स्टार्टअप को वो क्वालिटी टाइम मिल पाना नामुमकिन हो जाता है। एक फाउंडर ने बताया कि उनके साथ में बर्थडे विश किया था, लेकिन गलत डेट पर। एकदम टिपिकल कॉर्पोरेट बॉस स्टाइल है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। लगभग हर फाउंडर माना कि PR वैल्यू जबरदस्त थी। जिन बिजनेस को डील्स नहीं मिले, उन्होंने भी अपने एपिसोड के बाद अपनी वेबसाइट पर 5 to 10x ट्रैफिक देखा। डेटा दिखाता है कि शार्क टैंक इंडिया के बिजनेसेस अपने एपिसोड टेलीकास्ट के 48 आवर्स के अंदर सोशल मीडिया पर एवरेज 300% फॉलोअर्स गेन करते हैं, लेकिन अटेंशन को सस्टेन्ड रेवेन्यू में बदलना यही असली चैलेंज है। जरा सोचो, कितने शार्क टैंक बिजनेसेस की प्रोडक्ट आपने एक्चुअली खरीदा है और कितने आपने दोबारा खरीदा। अब सबसे जरूरी एनालिसिस की बात, क्या ये बिजनेसेस लंबे समय तक टिकाऊ है? पहले 2 सीजन्स के 50 बिजनेसेस को ट्रैक किया, नतीजे सिर्फ 30% ही हेल्दी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है और 45% स्केलिंग इश्यूज से जूझ रहे हैं। और दुख की बात, 25% या तो बंद हो चुके हैं या ऑपरेशंस को बहुत कम कर दिया है। इसे पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से कंपेयर करें, जहां लगभग 90% स्टार्टअप से 5 इयर्स के अंदर ही फेल हो जाते हैं, तो एक्चुअली शार्क टैंक बिजनेसेस एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी इंसाइट है, जो बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि जिन्हें सबसे बड़ी डील्स या सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, वो वही है जिनकी फंडामेंटल्स सॉलिड थी। जैसे बॉम्बल, सीजन 1 का अंडरवियर ब्रांड, उसे सारे शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज वो हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स डे 1 से स्ट्रॉन्ग थे। दिलचस्प है ना?
कभी कभी एक स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट हो सकता है कि उसे डील ना मिले अगर टर्म्स सही नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि शार्क टैंक ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बदला या नहीं, उसने पक्का बदला है। सवाल ये है क्या ये बदलाव अच्छा हुआ या बुरा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या शार्क टैंक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा रहा या बुरा? सच कहीं बीच में है। शो ने स्टार्टअप कॉन्वर्सेशन को हर घर तक पहुंचाया है, ये मानना पड़ेगा। लाखों इंडियंस अब इक्विटी, वैल्यूएशन और मार्केट साइज जैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जागरूकता बहुत ही कीमती है। लेकिन शो ने कुछ खतरनाक गलतफहमियां भी पैदा की है, जैसे कि फंडिंग मिलना ही सफलता है, वैल्यूएशंस हवा से निकाले जा सकते हैं और ये कि बिजनेस की तरक्की रातों रात होती है। मेरी राय में शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़ा योगदान वो फंडिंग नहीं है जो कुछ चुनिंदा बिजनेसेस को मिलती है, बल्कि वो एंटरप्रेन्योरियल स्पार्क है जो इसने पूरे देश में जगह दिया। अभी छोटे शहरों के बच्चे हैं जो अब सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी के बजाय बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं। ये कल्चरल बदलाव शो पर दिखाए गए सारे डील्स से कहीं ज़्यादा कीमती हो सकता है। शार्क टैंक इंडिया के असली विरासत को वो बिजनेसेस नहीं होगी जिन्हें उसने फंड किया, बल्कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की नई पीढ़ी होगी जिसे इसने प्रेरणा दे। क्या आप शार्क टैंक इफेक्ट से प्रभावित हुए? क्या आपने अपने खुद के बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, या फिर क्या आप किसी शार्क टैंक बिजनेस के कस्टमर बन गए हैं? अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज आनंद साइनिंग ऑफ।